मुझे लगता है कि आपको बचपन में फार्म ले जाने वाली स्कूल ट्रिप तो जरूर याद होगी, या फिर आपको वो फेमस ओल्ड मैकडोनल्ड वाली नर्सरी राइम तो जरूर याद होंगी। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक फार्म क्या होता है और वहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ये बात आपका सर थोड़ा सा चकरा दे। सोचिए तब क्या वहाँ रहने वाले जानवर थोड़े से अलग, अजीब और कभी कभी अद्भुत होंगे। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसे ही अनोखे फार्म एनिमल्स को देखने के लिए। नंबर 10, मलिंगसा सुअर। वैसे आमतौर पर तो आप फार्म्स में सुअर को देखते ही हैं, लेकिन उनके बारे में आपका क्या विचार है जो कुछ ऐसे दिखते हैं? अपने घुंघराले ऊन के कोट के साथ ही भेड़ों की तरह नजर आते हैं, लेकिन मलिंगा सुअर ऐसे ही होते हैं। दरअसल ये हंगेरियन पिग नस्लों, यूरोपीय जंगली सुअर और सर्बियाई सुअर नस्लों का मिश्रण है। इनके बारे में सबसे पहले 19वीं सदी में पता चला था। ये प्रजाति जल्दी ही प्रसिद्ध हो गई क्योंकि ये जल्दी बड़े हो जाते हैं और इनका कुछ खास ध्यान भी नहीं रखना पड़ता। लेकिन हाल के सालों में इनके आंकड़ों में कमी देखी गई है, जहाँ हर साल अब 60,000 मैंगलिस्टा पिगलेट्स ही हर साल जन्म लेते हैं। इनका मीट भी रेस्टोरों के लिए भारी आकर्षण का केंद्र है और शेफ इनके लिए अच्छे खासे पैसे चुकाने के लिए तैयार होते हैं और इन्हें प्रीमियम वैग्यू बीफ के लिए जाना जाता है। इनकी चर्बी के बारे में कहा जाता है कि ये आपके मुंह में घुल सी जाती है, लेकिन ये सिर्फ उनका मीट या फिर उनका ऊनी फर नहीं जो उन्हें मशहूर बनाता है। मॉडर्न फार्मर के एक आर्टिकल के हिसाब से अगर आप उनका ध्यान अच्छे से रखते हैं तो वे पालतू कुत्तों की तरह काम करते हैं। ये हमेशा आपके साथ रहते हैं, खेलते हैं। आजकल इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने इन्हें पशुओं के साथ साथ पालतू जानवरों के तौर पर भी पालना शुरू कर दिया है। नंबर 9, लीच। मुझे पता है कि अब आप क्या सोच रहे होंगे, क्या ये अपनी खून चूसने की खासियत के लिए मशहूर नहीं है? आपको वो मध्यकालीन चिकित्सा पद्धति के बारे में मालूम है? वैसे आप इस बात में हंसी उड़ाएं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीचेस का आज भी आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होता है। बाकी चीजों के साथ ये घाव को साफ करने और सर्जरी से गुजरे पेशेंट्स में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके काटने से शक्तिशाली एंटीकोगुलेंट निकलता है जो पेशेंट्स के खून के प्रवाह को लीच के काटने के बाद 10 घंटों तक बनाए रखता है। इसलिए ऐसी सर्जरीज जिसमें खून की कोशिकाओं का बेहद नाजुक काम इन्वॉल्व होता है, ये अंगों के जोड़ने और सर्जिकल विफलताओं में मददगार साबित होती है। इसलिए इन लीचों की खेती काम आती है। इन प्राणियों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए यही खेती काम आती है और इसे हम चिकित्सा उपकरणों के रूप में भी बुला सकते हैं। वेल्स में स्थित बायोपार्म ब्रिटेन का एकमात्र लीच फार्म है, लेकिन इस बात से आप मूर्ख मत बनिएगा। उनकी वेबसाइट के हिसाब से वे इस काम को 1812 से करते आ रहे हैं और इनका धंधा मंदा भी नहीं हो रहा। इस फार्म में 60,000 लीच हर साल यूरोपियन अस्पताल के लिए बनाए जाते हैं और अब इस इंडस्ट्री की कीमत सालाना तकरीबन 1 मिलियन यूरो है। नंबर 8, बेबी डॉल साउथ डाउन शीप। इनके छोटे और मोटे पैरों के साथ साथ इनका टेडी बियर जैसा चेहरा ऐसा दिखता है जैसे यह स्माइल कर रहे हो। इस लिस्ट में शायद इन्हें क्यूटेस्ट एनिमल का अवार्ड भी मिल जाए। बेबी डॉल की नस्ल को यूएसए में साउथ डाउन शीप की एक प्राचीन नस्ल को दर्शाने के लिए किया गया था। इनकी खोज 1803 में इंग्लैंड के ससेक्स में हुई थी, जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। फिर भी इनकी हाइट 18 से 24 इंची होती है और फार्मर्स द्वारा इनका आसानी से ख्याल रखा जा सकता है और इनका सॉफ्ट फर डिमांड में भी है। भेड़ों की एक और प्रजाति है जिनका कद भले छोटा हो, लेकिन इनकी लोकप्रियता बहुत ही बड़ी है। इनका नाम है फेरोइजे और इन्हें आप फरो आइलैंड्स के कोट पर भी देख सकते हैं। ये ब्रीड प्राकृतिक रूप से ही अलग अलग रंग की भेड़ों को जन्म देती है। अभी तक ऐसे 300 अलग कॉम्बिनेशंस वाले भेड़ों से नाम रिकॉर्ड किए गए हैं और इनके मोटे ऊन का सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। फेरो से वूल से बने कपड़े नेपोलियन युद्धों के दौरान डेनिश सेना के लिए बनाए जाते थे। अगर ये आपका ध्यान आकर्षित नहीं करते तो भेड़ की एक और प्रजाति है जिसका नाम है नजदी शीप और इस नस्ल की भेड़ भी काफी डिमांड में है और ये सऊदी अरब में बेहद पॉपुलर है क्योंकि इनका ऊन सीधा और इनके कान लटकते हुए होते हैं। उनकी उपस्थिति सऊदी भेड़ सौंदर्य प्रतियोगिता में मनाई गई है और ये इन प्रतियोगिताओं में हजारों डॉलर तक जीत चुके हैं। नंबर 7, मिनिएचर ज़ेबू गाय। अब आप एक गाय के बारे में सोचते हैं तब शायद आपके जहन में वे गाय तो नहीं आएंगी जिनकी लंबाई सिर्फ 3.5 फीट ही है। असल में ये गायें दुनिया की सबसे पुरानी गाय हैं जिनकी खोज 3000 ईसा पूर्व हुई थी। इनकी खोज दक्षिणी भारत और श्रीलंका में हुई थी और माना जाता है कि उनकी हाइट के पीछे का कारण वहां का वातावरण और उनकी लाइफस्टाइल है। ज़ेबू गाय 1991 से प्रसिद्ध होने लगी और फिर इंटरनेशनल मिनिएचर ज़ेबू एसोसिएशन को सेटअप किया गया। अब आपको इन मिनिएचर ज़ेबू 177 ब्रीडर्स यूएसए में पाए जाते हैं और दुनिया भर में इनकी संख्या और भी बढ़ गई है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बेहद हाई टेम्परेचर में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ऊपर से इन पर यूरोपियन गायों की तुलना में कीड़ों के अटैक्स का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इनकी फार्मिंग इंडस्ट्री में बेहद डिमांड है क्योंकि इनका दूध का उत्पादन बाकियों की तुलना से अधिक है। ये प्रतिदिन दूध का 1 गैलन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 6, मिनिएचर हेयरफोर्ड गाय।
तब आप क्या करते हैं? अगर आपकी गायों के पास बेहद स्पेशल लक्षण होते हैं, लेकिन आपके फार्म की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप उनकी साइज को कम करना चाहते हो, तब तो आप उस गाय का एक मिनिएचर वर्जन क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको चयनात्मक प्रजनन तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1974 में अपने टेक्सास फार्म पर रस लार्जन ने एक ऐसा ही रास्ता अपनाया था और पिछले 30 सालों से वे इस मिनिएचर वर्जन की गायों को ब्रीड कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट के हिसाब से एक पूरी तरह से विकसित गाय और मिनिएचर वर्जन में सिर्फ उनकी हाइट का ही फर्क है। जहां मिनिएचर वर्जन की गायों की हाइट 42 इंच होती है और तो और हेयर फोर्स विनम्र है और अच्छी गुणवत्ता की बीफ का उत्पादन करते हैं और ज्यादातर पालतू जानवर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेथन निक्सन फार्म्स पर वे अपनी 4 मिनिएचर हेयर फोर्स गायों को अपने बच्चों को कृषि कौशल का अभ्यास करने में मदद करने का श्रेय देते हैं। उनका कहना है कि हेयरफोर्ड का ध्यान आसानी से रखा जा सकता है और ये काफी शांत होती हैं और बच्चों के लिए मनोरंजन का एक साधन भी है। मैंने तो आजकल माइक्रो पिग्स के बारे में ही सुना था, लेकिन ये तो कुछ और ही है। नंबर 5, सिल्क वॉर्म्स। सिल्क हमेशा से ही एक महंगा फैब्रिक रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक क्रिएचर से जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। इसका मतलब यह है कि रेशम की खेती या रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया में फायदा बहुत है, लेकिन इस काम में मेहनत बहुत ज्यादा है। इस इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी इंडिया और चाइना है, जो सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत सिल्क मोथ के अंडे देने से होती है, जो बाद में लार्वा की तरह डेवलप करते हैं और उनके बाद लार्वा को शहतूत के पत्ते खिलाकर हट्टा कट्टा किया जाता है, जब तक कि वे सिल्क कोकून को स्पिन करने के लिए बड़े नहीं हो जाते। लेकिन खेती की उम्र काफी छोटी होती है। एक बार जब सिल्क का काम हो जाता है तो फार्मर को उन्हें गर्म पानी में डालकर मारना पड़ता है ताकि वे रेशमी डोरों को आराम से अलग कर सके, वरना उनकी इस खेती में उन्हें नुकसान भी हो सकता है। एक सिंगल धागे को लगभग कोकून से अलग करते वक्त 500 से 1000 यार्ड्स तक खींचा जा सकता है। हालांकि ये तो बस एक रॉ मटेरियल है, बाद में इससे धागे बनाने के लिए ऐसे कई धागों को मिलाकर बुनना पड़ता है। नंबर 4, हाथी के गोबर की खेती। अगर आप कॉफी को अच्छे से परख सकते हैं तो आपको इस वाली पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि थाईलैंड की ब्लैक आइवरी कॉफी कंपनी जब अपने कॉफी बीन्स का उत्पादन करते हैं तब एक अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अपनी वेबसाइट पर वे एडवर्टाइज करते हैं कि उनकी कॉफी बेहद दुर्लभ है क्योंकि इनके बीन्स को खुद हाथी ही रिफाइन करते हैं। दूसरे शब्दों में हाथी इन कॉफी बीन्स को खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करके उन्हें अपने गोबर में रिलीज करते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया से कॉफी बीन्स पाने के लिए बीन्स को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो कॉफी बीन्स को अच्छे से धोया जाता है। कहा जाता है कि जो फाइनल कॉफी इस प्रक्रिया से प्राप्त होती है उसका टेस्ट बेहद अलग होता है, जिसमें कोको, तंबाकू, घास और लाल चेरी जैसी चीजों का फ्लेवर होता है। हालांकि इस तरह से खेती करने में उन्हें नुकसान तो बहुत है, कभी कभी इन बीन्स को खोजा भी नहीं जा सकता, फिर हाथी द्वारा ये चबाए जा चुके होते हैं और यही कारण है कि कंपनी हर साल सिर्फ 120 किलो कॉफी का ही उत्पादन कर पाती है। शायद यही कारण है कि ये बेहद दुर्लभ है और दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है और कुछ लग्जरी होटल्स पर इसके एक कप की कीमत $50 तक हो सकती है। नंबर 3, बेल्जियम ब्लू। ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर स्टेरॉइड्स का भारी भरकम डोज ले लिया है, लेकिन असल में इस गाय की नस्ल ही ऐसी है और इन्हें बेल्जियम ब्लू के नाम से जाना जाता है। ये बेल्जियम ब्लू आनुवांशिक रूप से अपने शरीर में डबल मस्कलिंग का धारण करती है। इसका मतलब ये है कि इनमें मसल फाइबर्स की संख्या ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनके पास बाकी गायों की तुलना में एक ऐसी सुपर कैपेबिलिटी है जिससे वे अपनी वसा को मांसपेशियों में बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि बेल्जियन ब्लू गायों को एक ऐसी डाइट की जरूरत होती है जो एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर हो। ये मीट और दूध दोनों ही के उत्पादन के लिए अच्छे माने जाते हैं और बाकी ब्रीड्स की तुलना में तकरीबन 20% अधिक मांस का उत्पादन करते हैं। लेकिन शायद इतने मसल्स वाली गाय ही कैटल फार्म में एक अजीब बात नहीं है और ये तस्वीर इसी बात को प्रूव करती है। ये एक कैनुलेटेड गाय है। ये एक ऐसी गाय है जिनकी सर्जरी करके उनमें कैन्यूला फिट किया जाता है। इस डिवाइस की मदद से वेट्स गाय की डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचकर रिसर्च कर सकते हैं। इसे खास करके फॉरेज एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सा खाना गायों को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है। इससे वे दुनिया भर की गायों के लिए कौन सा खाना सबसे पोषणदायक है इस बात का पता लगा सकते हैं। शायद आपको ये प्रैक्टिस थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन इसका इस्तेमाल साल 1920 से किया जा रहा है। नंबर 2, भालू। आपने शायद भालू के पित्त के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन सच तो ये है कि भालुओं से बनाए गए प्रोडक्ट्स 2 बिलियन तक कमा सकते हैं। भालू का पित्त एक ऐसा डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो भालुओं से ही प्राप्त होता है और सालों से चाइनीज चिकित्सा में उपयोग होता रहा है। लेकिन भालुओं के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए उन्हें छोटे पिंजरों में कैद करना पड़ता है, जिसमें वे अच्छे से खड़े या बैठ भी नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ किस्मों में वे टर्न भी नहीं हो पाते। पित्त की कटाई उनके लिए एक और चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया को अकुशल लोगों द्वारा
किया जाता है तो कई भालुओं की जान भी चली जाती है। जिन भालुओं को बचपन में ही इस प्रक्रिया के लिए पकड़ा जाता है उन्हें 30 सालों तक कैद में रखा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एसिटिक ब्लैक बेयर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया की निंदा भी होती है। चीनी चिकित्सकों द्वारा भी ये निंदा का काम किया जाता है, लेकिन आज भी तकरीबन 12,000 भालुओं का इस काम के लिए शोषण किया जा रहा है। इससे पहले कि हम नंबर 1 की ओर जाएं, यहाँ पर 2 ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली तो म्यूटेंट काऊ है, जिनका जन्म 2018 में ब्राजील के एक फार्म पर हुआ था। इनके सर तो 2 हैं लेकिन दिमाग एक ही है। पशु चिकित्सकों ने फार्मर्स को एक सलाह दी कि या तो वे इन एनिमल्स को मार दें या फिर इनका अच्छे से पालन पोषण करें, लेकिन अफसोस कि ये जन्म के कुछ ही घंटों के बाद मर गया। दूसरा एग्जाम्पल है क्यूबा के एक सुअर का, जो बहुत हद तक चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है। इसका जन्म बाकी के 8 पिगलेट्स के साथ हुआ था, लेकिन ये उन सभी से अलग था। वे अपने भाइयों की तरह गुलाबी रंग का नहीं था, लेकिन उसकी आंख भी सिर्फ एक ही थी और चेहरा भी एक चिंपैंजी की तरह था। नंबर 1, जमैकास गोट्स। आप शायद इन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत बुला सकते हैं और आप इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। और अगर सच कहूं तो ये एक ऐसा चेहरा है जिसे शायद एक माँ ही प्यार कर सकती है। इंटरनेट इसके चेहरे से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि इसे गॉट मॉन्स्टर का नाम दे दिया गया था। इसका ओरिजिनल वीडियो इजिप्ट में साल 2018 में वायरल हुआ था, लेकिन इनका ये अजीब चेहरा और मुंह के आकार की कुछ लोगों द्वारा सराहना भी की गई, क्योंकि इस डैमकस गॉट को 2008 में रियाद में सबसे सुंदर बकरी का खिताब भी मिल चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक किशोर डैमकस बकरी और वयस्क बकरी में बेहद फर्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इनके लुक्स पर ध्यान ना दें तो इन्हें इनके कठोर स्वभाव और दूध के लिए जाना जाता है, जिसे मार्केट में गवर्नमेंट चीज के नाम से मिल जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, इनका उत्पादन मिडिल ईस्ट में होता है, जहां इसे एक नोबल क्रिएचर के तौर पर देखा जाता है। और इस बात से एक बात तो पक्की है कि सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई जानवर है जिसके बारे में मुझे इस लिस्ट में बताना चाहिए था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।